बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में बहुत अहम समाअत हुई है। एक तोशा खाना की नहली को चैलेंज किया गया था मियाँ वाली के वोटर की जानिब से, जाबिर उसका नाम है, उसने दरख्वास्त दायर की थी। और दूसरी जानिब पीडीएम के प्रॉक्सी वकील ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाए क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आप जानते हैं कि एक कार्रवाई वो थी जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू की थी इमरान खान के खिलाफ, जिस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, तादीबी कार्रवाई से रोक दिया था लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जवाद हसन ने। और वो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई थी, एक फुल बेंच में पीडीएम की दरखास्त थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया था कि चूंकि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है 2017 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, इमरान खान का चेयरमैन के ओहदे पर रहना ये गलत है, इस वजह से बराए मेहरबानी आप इमरान खान को ओहदे से हटाया जाए उनको। और साथ स्टे ऑर्डर मांगा था कि जब तक ये जो फैसला है ये नहीं होता तब तक मुअत्तल किया जाए, इमरान खान को रोका जाए कि वो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम न करें। ये दरख्वास्त थी जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बना था चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में। और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में इसमें जो उनकी सरबराही में उनके साथ जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब थे और जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। पहले मैं आपको बता देता हूँ आफाक एडवोकेट साहब। ये आफाक एडवोकेट साहब हमेशा इलेक्शन कमीशन और पीडीएम के हवाले से जो भी इमरान खान के खिलाफ मामला हो, इस तरह की जो पिटिशंस हैं और इस तरह की जो लिटिगेशन है वो जारी रखते हैं। अच्छा, अब आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई, अजहर सदीक एडवोकेट साहब वकील हैं जाबिर के, जो पिटिशनर है, जो वोटर है मियाँ वाली का, जिसने ये दरख्वास्त दायर की कि जिसको मैंने वोट दिया, जिसको मैंने इलेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन कैसे उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पर बगैर प्रोसीजर को पूरा किए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये उनकी दरख्वास्त थी तोशा खाना में नहली के खिलाफ। ये एक दरख्वास्त थी और दूसरी दरख्वास्त जो पीडीएम की प्रॉक्सी वकील आफाक एडवोकेट की थी, ये 2 दरखास्तें थी। अब जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो आफाक एडवोकेट साहब ने सीधा ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया अजहर सदीक एडवोकेट साहब की दरखास्त पर। आफाक एडवोकेट साहब ने कहा कि जनाब मैं पहले अपना एतराज अदालत में नोट करवाऊंगा और फिर मैं अपनी पिटीशन पर बात करूंगा। अमीर भट्टी साहब ने कहा कि जो आपकी पिटीशन है पहले हम उसको देख लेते हैं, आप अपनी पिटीशन का बताएं, फिर इनकी जब पिटीशन आएगी तो चूंकि आप रिस्पोंडेंट हो जाएंगे तो आप दूसरी साइड पर खड़े हो जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं जनाब, पहले मैं इनकी प्रेयर पढ़ना चाहूंगा जो जाबिर पिटिशनर की दरखास्त है। अदालत का पढ़ें, उन्होंने वो जो इस्तदा थी, प्रेयर थी, वो पढ़ी और कहा कि तोशा खाना का जो फैसला है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इलेक्शन कमीशन के पास नहल करने का कोई अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो गलत किया, इलेक्शन कमीशन के इस अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए और उनके दायरे अख्तियार से तजावुज करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह है जाबिर की पिटीशन। फिर उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस इलेक्शन कमीशन जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने जिस पर स्टे ऑर्डर जारी किया है, उस पर उन्होंने कहा कि मैं उस पिटीशन को भी पढ़ना चाहूंगा। उसमें भी अजहर सदीक एडवोकेट साहब भी हैं अली जफर साहब के साथ, और उसमें इमरान खान खुद इस केस को चैलेंज कर रहे हैं तोशा खाना में नहली को। उसमें कहा कि मैं उसकी भी प्रेयर पढ़ना चाहूंगा। तो वो प्रेयर पढ़ी और उसमें भी कहा कि इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहते हैं कि जी ये तोशा खाना का जो फैसला ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने खुद कार्रवाई की है, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है, इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है। उन्होंने कहा कि इसमें भी यही प्रेयर है और उसमें भी यही प्रेयर थी। चूंकि जस्टिस जवाद हसन साहब ने उस पर कॉग्निजेंस ले ली है और क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं, इस वजह से यहाँ जो दरखास्त है ये खारिज की जाए, ये ऑब्जेक्शन उठाया गया उनकी जानिब से। अजहर सदीक एडवोकेट साहब, क्योंकि हमारी सुबह ही बात हो गई थी, मैंने जब अजहर साहब से पूछा कि आज आप तोशा खाना केस में क्या करने जा रहे हैं, तो अली जफर साहब और अजहर सदीक एडवोकेट साहब के आपस में डिसाइड हो चुका था कि हम इस जो फुल बेंच का केस है इसको वापस ले लेंगे और हम चलाएंगे जस्टिस जवाद के केस को। क्योंकि जस्टिस जवाद ने जो सवालात 5 सवालात फ्रेम कर दिए थे, क्वेश्चन फ्रेम कर दिए थे, अंडर विच अथॉरिटी एंड प्रोविजन ऑफ लॉ कैसे इलेक्शन कमीशन किसी को नहल कर सकता है, इलेक्शन कमीशन के पास नहली का अख्तियार है या नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान को नहल किया वो अपने अख्तियारात से तजावुज है, क्या इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसकी कुछ दफात वो आईन पाकिस्तान के मुनाफी हैं
आईन पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। ये सारे सवालात वो सवालात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 8 माह से जितनी लिटिगेशंस थी, जो सवालात उठाए गए थे इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार पर, इलेक्शन कमीशन अदालत है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन किसी को नायल कर सकता या नहीं कर सकता, तो चूंकि जस्टिस जवाद हसन साहब ने उसके ऊपर तमाम सवालात को फ्रेम कर दिया, जैसे इशू फ्रेम होता है या जो क्रिमिनल केसेस में चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम में भी दफात बताई जाती हैं कि आपके खिलाफ इन दफात के तहत चार्ज फ्रेम हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है उन तमाम दफात को मुल्जिम पर। इसी तरह जब इशू फ्रेम होते हैं तो इशू जो सिविल लॉ में इशू फ्रेम होते हैं तो वहां कहा जाता है कि ये जो इशू फ्रेम किए गए हैं इस पर एविडेंस होगी, ये वाला इशू साबित करना है मुद्दई ने, ये वाला इशू साबित करना है मुद्दा अलह ने। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम किए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये डिसाइडेड था कि हम जस्टिस जवाद के केस को आगे चलाएंगे, क्योंकि वो इमरान खान ने खुद दायर किया है। जब पिटिशनर खुद जो अग्रीव्ड पर्सन है, जब वो खुद को दरखास्त दायर कर दे, तो बाकी जो पिटिशंस होती हैं जो किसी थर्ड पर्सन ने दायर की होती हैं, उनकी फिर हैसियत खत्म हो जाती है। कानून ये कहता है कि जब पिटिशनर खुद आ जाए, जब एग्रीव्ड पर्सन खुद आ जाए, तो फिर बाकियों की जो पिटिशंस होती हैं उनको सेकेंडरी जो है वो दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है, और प्राइमरी जो मुकाम है वो पिटिशनर एग्रीव्ड पर्सन की अपनी दरखास्त पर होता है। तो जस्टिस जवाद हसन के पास इमरान खान खुद पिटिशनर है और यहां पर एक वोटर पिटिशनर था। अब जस्टिस जवाद के पास इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि आप ये केस पे फुल बेंच में भिजवा दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती थी कि जस्टिस जवाद से केस ट्रांसफर हो, वो भी चाहते थे कि ये जज जिस तरीके से चीजों को फैसला करेगा और जजमेंट देगा, एक डिटेल जजमेंट, वो शायद दूसरी साइड से वो उनको लग नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये अलग मामला है, वो अलग मामला है। अब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा अजहर सदीक एडवोकेट साहब से, आज इलेक्शन कमीशन का स्पेशल पैनल इस्लामाबाद से आया हुआ था इस केस में पेश होने के लिए, और ऐसे जो 15 से 20 वकला इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के, ऐसे लगता था पूरी अदालत ही इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के वकला से भरी हुई थी। अच्छा, उनको बड़ी उम्मीद थी कि जो दरखास्त है आफाक की, उस पर लाहौर हाई कोर्ट को बड़ा फैसला दे देगी। पहले तो अजहर सदीक एडवोकेट साहब को जब कहा अदालत ने, अजहर सदीक ने कहा कि जनाब अगर ये केस भी आप उस जज को भिजवा दें, अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि फुल बेंच का केस हम सिंगल बेंच में भिजवाएं, तो अब आपकी प्रेयर यहाँ भी वही है, वहां भी प्रेयर वही है, अब आप देख लें कि आप इसको चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। तो क्योंकि उसमें फिर ये होता कि कल सिंगल बेंच कोई बेहतर फैसला कर देता है, जो पीटीआई को लगता है कि बेहतर फैसला है, फुल बेंच उस तरह फैसला नहीं करता, तो अमल दरामद किस पे होगा, वो फुल बेंच के फैसले पर होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइडेड था, उन्होंने कहा ठीक है जनाब हम अपनी दरखास्त, अदालत में इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि इनकी दरखास्त इनफ्रक्चियस है, गैर मौसर करार दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमारी दरखास्त गैर मौसर नहीं है, बल्कि हमने एक और फोरम पर, क्योंकि एक और जज के पास हमारी दरखास्त पेंडिंग है, हम इसको वापस ले लेते हैं, हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को मानते हुए, इलेक्शन कमीशन की गैर मौसर की इस्तदा को खारिज करते हुए, मुस्तरद करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को बसीगा वापसी खारिज कर दिया। वो मामला तोशा खाना नहली का मामला जो 11 जनवरी को जस्टिस जवाद ने डिसाइड करना है, वो मामला वहां चला गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन मिल गई कि आप फुल बेंच की बजाय जस्टिस जवाद हसन के पास ही अपना जो केस है उसको आगे आप प्रोसीड करें। अब आ गई आफाक एडवोकेट साहब की दरखास्त। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि ये बताएं कि आपने दरखास्त हमारे पास दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि इमरान खान नहल हो चुका है, इस वजह से इमरान खान को ओहदे से, चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया जाए। आफाक एडवोकेट साहब ने कहा जी बिल्कुल यही दरखास्त थी। अदालत ने कहा अच्छा, मजे की बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत को बात करती थी, वो वकील साहब पीछे बैठे होते थे, फिर दौड़ के आते, इलेक्शन कमीशन का नाम आता था ना, वो दौड़ के फिर रोस्टरूम पर आ जाते थे। मैं हैरान होता था। और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, जब आफाक साहब ने अपने दलाल दे रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा मुझे एक बात बता दें, आप इंडिपेंडेंट दरखास्त गुजार हैं या आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं? आप वकालत इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं, वो अलग से रिस्पोंडेंट हैं, आप पिटिशनर हैं, वो अपनी वकालत खुद करेंगे, आप क्यों उनकी वकालत कर रहे हैं? बार बार टोका। और हमें तो पता था कि ये इलेक्शन कमीशन और पीडीएम के प्रॉक्सी वकील है। अदालत ने कहा आपकी दरखास्त ये थी कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए, आपकी दरखास्त यहाँ पर पेंडिंग थी कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। स्टे ऑर्डर हो गया। अब
آپ کی درخواست کیسے ہم سن سکتے ہیں کہ آپ جو چاہتے تھے وہ الیکشن کمیشن نے خود شروع کر دیا؟ آپ کو بھی آپ نے بھی وہاں پر درخواست دی ہوئی تھی، آپ کو بھی اس میں باقاعدہ پارٹی کے طور پر نوٹس کیا گیا ہے، آپ نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے کوگنیزنس لے لی ہے، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بھی نوٹس جاری کر دی، آپ کو بھی بطور درخواست گزار آفاق ایڈوکیٹ کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے اس نوٹس پر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج جسٹس جواد حسن نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے پھر ہم سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ آپ کی تو درخواست ہی غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ آپ کی تو وہ کہتے ہیں جناب میری سی ایم ہے، سی ایم یہ ہے کہ آج ہی عمران خان کو عہدے سے روکیں، عمران خان کو چیئرمین شپ کے عہدے سے آج ہی معطل کیا جائے، اس کو روک دیا جائے کام کرنے سے۔ تو آپ میری سی ایم کو، پہلا میرا معاملہ سی ایم کا ہے جو میں نے سول مسلینیس اپلیکیشن دی ہے، تو جو متفرق درخواست ہے اس کو سی ایم کہتے ہیں، وہ اسٹے آرڈر کی تھی، کہتے ہیں پہلے میری سی ایم ڈیسائیڈ کریں، باقی پٹیشن میری پینڈنگ رہنے دیں۔ عدالت نے کہا جب آپ کا مین کیس انفریکچوس ہو گیا، آپ کی سی ایم ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ بہرحال بڑا زور لگایا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ جناب اس کا جو معاملہ ہے اس کو فل بینچ بنا ہے تو فل بینچ اس معاملے کو دیکھ لے۔ تو عدالت نے کہا ہم کیوں اس معاملے کو دیکھیں؟ اور عمران خان نہل کیسے ہو گیا؟ عمران خان کو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ریمارکس دیے، عمران خان کو ویسے عہدے سے ہٹایا کیسے جا سکتا ہے کہ جب عمران خان کو آپ نے ڈی سیٹ کیا تو عمران خان لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو جو 7 جو حلقے تھے ان میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جب عمران خان کو اجازت دے دی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے بعد بھی الیکشن لڑنے کی، تو ڈسکوالیفیکیشن تو ختم ہو گئی۔ تو جو الیکشن لڑ سکتا ہے، جو ممبر آف مجلس شورا بن سکتا ہے، تو قانون کا آئین کہتا ہے کہ جو ممبر آف مجلس شورا بن سکتا ہے تو وہ پارٹی کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس فیصلے کے بعد بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے تو آپ اس کو عہدے سے کیسے ہٹوا سکتے ہیں؟ اس پر جو آفاق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا جی وہ شیڈول پہلے جاری ہو چکا تھا، چونکہ شیڈول جاری ہو چکا تھا اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو نہیں روکا۔ عدالت نے کہا کوئی تھوڑا سا دماغ کو ہاتھ ماریں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی کا الیکشن کا شیڈول جاری ہو جائے اور وہ فار دی ٹائم بینگ ڈسکوالیفائی ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو، وہ نہل ہو جائے، تو کیا چونکہ اس کا الیکشن شیڈول جاری ہوا ہے تو وہ نہل بھی الیکشن لڑے گا؟ جو ممبر بن نہیں سکتا وہ الیکشن کیسے لڑے گا؟ تو عدالت نے کہا اس کا مطلب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اور الیکشن کمیشن کا اپنا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ فار دی ٹائم بینگ ایک سیٹ کی حد تک تھی، اس کے بعد وہ نیا الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل تھے۔ جو الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہے وہ عہدے سے کیسے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ تو عدالت نے کہا ہم سے آپ نا کوئی آبزرویشن نہ لیں، جسٹس جواد کو ہی دینے دیں، ہم سے آبزرویشن نہ دیں، آپ کو بہت بھاری پڑیں گی۔ بہرحال جب یہ بات کی نا عدالت نے، اور عدالت نے کھینچا صحیح کر کے الیکشن کمیشن کے وکلا کو بھی اور پراکسی وکیل کو بھی، تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ عدالت نے ان کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نہیں نمٹائی، بلکہ غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر، پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی، اور پی ڈی ایم کی درخواست غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے، چونکہ اسٹے آرڈر جاری کر چکے ہیں اسی میٹر پر، اسٹے آرڈر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج جسٹس جواد جاری کر چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو انفریکچوئس قرار دیتے ہوئے، غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا۔ اب 11 جنوری کو جسٹس جواد حسن صاحب بھی تمام فیصلے کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔